अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको डिफरेंट रेमेडीज़ और मुफीद मशवरे भी आपको दिए जाते हैं। होपफुली आप उन पर अमल भी कर रहे होंगे, उनसे भरपूर फ़ायदा भी आप उठा रहे होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। आप सब खैर आफियत से होंगे और खूब इबादत भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में दर्द को लेकर और दर्द होने की क्या वजूहात होती है, ख़ासतौर पर हड्डियों का दर्द और पट्ठों का दर्द और घुटनों का दर्द क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजूहात है और हमें किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए और क्या हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान है। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। और आप बताएं आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? बेहतरीन, मौसम अच्छा है, सर्दी है और टेम्परेचर ठीक है, तो रोज़े का पता नहीं चलता। रोज़े का पता नहीं चलता। तो हम बात करेंगे सर आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आपको पता है हड्डियों के एक तो बहुत से मसाइल हैं, जिसमें कमर दर्द जो सबसे बड़ा जो मसला समझा जाता है। इसके पीछे आप क्या देखते हैं, वजूहात क्या है? ऐसी कौन सी हम नॉर्मल रूटीन में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें कमर दर्द जो है वो इसका इशू रहता है? अच्छा, मेरे पास जो कमर दर्द के पेशेंट्स आते हैं वो दो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं और एक वो जो यंग लोग हैं। यंग में मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं। जब बुज़ुर्गों में जो कमर की दर्द होती है वो ज़्यादातर एज के साथ होती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कमर के मोरे जो हैं वो अपनी जगह पे कुछ हिलना शुरू हो जाते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, पेन, और उसके साथ दर्दें शुरू हो जाती हैं। सर क्या वजूहात देखते हैं आप कमर दर्द को लेकर? नॉर्मल रूटीन में हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें कमर दर्द के जो मसाइल हैं वो रहते हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स एज ए पेन स्पेशलिस्ट कमर दर्द के आते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं जी। एक वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, एक वो जो यंग लोग हैं। ये बात याद रखिए कि यंग लोगों में भी दर्द कमर की उतनी ही होती है जितने बुज़ुर्गों में दर्द होती है। यंग में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। अच्छा, होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं चूँकि उनकी एक्सरसाइज निस्बतन कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है, पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ साथ होती हैं, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, किसी को स्टेंट डाल गया है, तो उनकी एक्टिविटी कम होगी। उससे क्या होगा कि कमर के पट्ठे जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और दर्द शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर के ऊपर अक्सर लोगों में वज़न उठाने से, गिरने से, स्लिप होने से डिस्क स्लिप कर जाती है। जी। डिस्क दो मोरों के दरमियान एक ऐसे मादे का नाम है जो उनमें कुशन के तौर पे, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। ये जाके नस को दबा देती है जिससे कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। ये तो हो गए बुज़ुर्ग। जो हमारे पास यंग लोग आते हैं उनकी बेसिक वजूहात दो हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, वो लोग जो वज़न ज़्यादा उठा लें या विदाउट प्रेपरेशन यानी वार्म अप के बगैर वेट उठाना शुरू कर दें, उनमें कमर की दर्दें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर वो लोग जो ज़्यादातर यंग लोग जो बैठते बहुत ज़्यादा देर हैं, मसलन कंप्यूटर का काम के लिए बहुत देर किया, बहुत लंबा सफ़र कर लिया, बहुत लंबी फ़्लाइट से हुआ है, तो जो ज़्यादा देर बैठे रहेंगे उनमें भी कमर की दर्दें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो गर्दन के ये जो पट्टे होते हैं इनमें खिंचाव ज़्यादा क्यों फील होता है, क्यों दबाव ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन होती है, आप बिल्कुल ऐसे एक्टिव होकर नहीं बैठ सकते हैं? इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है लेवल ऑफ स्ट्रेस। हम जितनी देर स्ट्रेस में बैठे रहेंगे उतनी देर हमारे ये पट्टे जो कमर के और अपर वाले हिस्से हैं इनमें खिंचाव रहेगा। जब मुसलसल खिंचाव की कैफियत रहेगी तो ये दर्द में कन्वर्ट हो जाती है और वो दर्द ऐसी होती है जो ये गर्दन को, कमर के ऊपर वाले हिस्से को मूव भी करने नहीं देती। दूसरी चीज़ है बैड पोस्चर। हमारे जितने दोस्त कंप्यूटर का काम करते हैं, जितने दोस्त मोबाइल पे अपने किसी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी कमर का जो एंगल है, ख़ास तौर पे गर्दन के मोरों का जो एंगल है वो ठीक नहीं रहता। जब एक चीज़ को आप गलत एंगल में रखेंगे तो अक्सर औक़ात उससे दर्दें शुरू हो जाती हैं। मसलन जो लोग लैपटॉप लैब में रख के इस्तेमाल करते हैं, जो बेड पर बैठ के लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, जो लेट के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो चेयर पर बैठे रहते हैं मुसलसल, जी चेयर पे बैठे रहने से अब ये कहा यह जाता है कि जब तक आपके कंप्यूटर का या जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एंगल आपकी आंखों के एंगल के बराबर नहीं है, वो स्ट्रेस पड़ता रहेगा कमर के ऊपर और या गर्दन के ऊपर, और जैसे ही स्ट्रेस पड़ेगा आपकी जो दर्द है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ज़रा सा गलत एंगल का मतलब ये हुआ कि आप ये समझें कि आपने सर के ऊपर एक बोझ रखा हुआ है जो मुसलसल आपके सर के ऊपर पड़ा हुआ है, उससे ये जो पट्टों भी खिंचाव शुरू हो जाएगी और ये दर्दें शुरू हो जाएंगी। सिर्फ उसके बचाव के लिए हम अपने आँखों का एंगल और अपने कंप्यूटर का एंगल अगर वो दुरुस्त कर लें तो हमारी आधी दर्दें ठीक हो सकती हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको कमर दर्द है तो आप बिस्तर या मैट्रेस की बजाय ज़मीन पर सोए, तो क्या इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? वाकई ज़मीन पर सोने से जो है कमर की जो तकलीफ़ है वो कम होती है? हमने एज ए पेन फिजिशियन हज़ारों की तादाद में
पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट किए हैं, और आज तक मैंने किसी एक पेशेंट को भी ये नहीं कहा कि तुम फर्श पे, तख्ते पे, फट्टे पे या इस किस्म किसी चीज़ पे सो। नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं ये बात, हर किसी की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ एक बात की घर में याद रखिएगा, महंगे मैट्रेस लेने की जो आजकल मुख्तलिफ किस्म के नामों से मेडिकेटेड आते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उनकी भी जरूरत नहीं होती, यानी वो भी वेस्टिंग है जो मेडिकेटेड जो मैट्रेस चलते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वो वेस्टिंग है, वो कहते हैं मेडिकेटेड शूज जो हैं इनसे भी बहुत आपको फर्क पड़ता है, आपकी बोन्स जो है स्टेबल रहती हैं, वो और चीज़ है। मेडिकेटेड शूज और चीज़ है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। ये जो मैट्रेसेस हैं ज़रूर इनका कोई फ़ायदा होगा, लेकिन मैं आपको वो कहता हूँ वो लोग जिनके घरों में पुराने ज़माने में तलाइयाँ होती थी, पुराने ज़माने में अनवार वाले पलंग होते थे, चारपाइयाँ होती थी, जो वो लोग उन पर सोना चाहते, सिर्फ एक टिप याद रखें कि आपका जो बेड है, आपका जो मैट्रेस है, आपका जो पलंग है, वो यूं नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट होगा तो कुछ नहीं होगा। और पिलो हमें क्या है, कुछ लोगों को आदत होती है ऊंचा पिलो लेके सोने की, अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक। कईयों को थोड़ा अगर ऊंचा लेने की आदत है और उनके गर्दन के पट्टे खिंचते नहीं है, उनको सुबह उठ के दर्द नहीं होती, तो कोई बात नहीं, ऊंचा पिलो रख सकते हैं। अगर मुझे ऊंचा पिलो सूट करता है तो हो सकता है किसी और को सूट ना करता हो। वैसे आप नॉर्मली क्या सजेस्ट करते हैं, हमें फ्लैट पिलो लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा उसकी हाइट हो? जी, पिलो उसका इतना ही होना चाहिए कि आपकी जो गर्दन है उसका थोड़ा सा एंगल हो, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट ना, फ्लैट भी नहीं लेना चाहिए, फ्लैट भी नहीं लेना चाहिए। जैसे हम जूतों के बारे में भी आपने बात की, जूतों के बारे में हम सख्ती से ये लोगों को कहते हैं, अगर आप अपनी कमर दर्द से बचना चाहते हैं कि आपके जूतों का थोड़ा सा एंगल होना चाहिए, जैसे थोड़ी सी बीच में हील होनी चाहिए, और वो भी खास तौर पे सॉफ्ट होनी चाहिए। जो वो लोग जो आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी खवातीन को वो ऐसे जूते पहनती है जिनकी बिल्कुल हील कोई नहीं होती, उसके ऊपर आपको उसके ऊपर जी बिल्कुल फ्लैट होता है, उसके ऊपर आपकी जो आर्च है उसका प्रॉपर एंगल नहीं बनता, तो उसको अगर ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इस बात के चांसेस यही होते हैं कि वो उनकी हील में, फिर टांगों में और उसके बाद कमर में दर्द शुरू हो सकती है। ये भी तो कहा जाता है कि अगर आप हील पहनते हैं तो आपको बहुत से घुटनों के मसाइल हो जाते हैं, आपकी टांगों में दर्द रहता है, तो हील वाला जूता नहीं पहनना चाहिए। हर चीज़ की एक हद होती है ना, हील की भी तो कोई हद होगी। मैंने सिर्फ कहा पैडेड शूज़ पहनने चाहिए, जैसे आजकल के मुख्तलिफ नामों से जॉगर टाइप शूज़ आते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो पेंसिल हील्स हैं, जी हाँ बिल्कुल, वो एंगल वो को डिस्टर्ब कर देती हैं, आर्च को डिस्टर्ब कर देती हैं। जितनी ऊंची हील होगी, ब्लॉक हील तो पहन सकते हैं ना? जी, आप ब्लॉक हील पहन सकते हैं, थोड़ी सी हील पहननी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो पहन सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका जूता कंफर्टेबल होना चाहिए। और आप क्या देखते हैं, आपके पास बहुत से पेशेंट्स भी आते होंगे, हड्डियों के मसाइल आप किस में देखते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर मर्दों में पाए जाते हैं? ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास एक्टिविटी के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं। उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रॉपर वॉक नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, धूप में नहीं जा सकती, फिर उनकी डाइट भी प्रॉपर नहीं होती, उनका सोना भी प्रॉपर नहीं होता। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपकी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी जॉइंट्स, ये सारे कंबाइन होंगे तो बंदे की ज़िंदगी ठीक होगी। अगर आपकी हड्डियाँ ठीक नहीं है तो फिर जोड़ भी ठीक नहीं है, जब जोड़ ठीक नहीं है तो उसके इर्द गिर्द लगे हुए मसल्स वो भी तंग करते रहते हैं, तो ओवरऑल बंदा फिर पेन के साथ या थकावट के साथ या सुस्ती के साथ प्रेजेंट जिस्म में बिल्कुल हर टाइम सुस्ती रहना, और उसके अलावा मसल्स का पुल हो जाना, नॉर्मली कभी बाजू का मसल पुल हो जाना, कभी टांग का मसल पुल हो जाना, इसकी क्या वजह होती है? ख़वातीन में ना दो एडिड रीजंस हैं मर्दों की निस्बत दर्द होने की। एक तो उनके हार्मोन्स का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स के लेवल चेंज ऊपर होने की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से भी उनकी दर्दों में इजाफा हो सकता है। प्लस ख़वातीन का बॉडी स्ट्रक्चर जो अल्लाह ने बनाया है वो मेल की निस्बत थोड़ा सा नाजुक है, लिहाजा वो स्ट्रेस का वो लेवल, एक्सर्शन का वो लेवल, फिज़िकल एक्टिविटी का वो लेवल वो नहीं ले सकती जो कि एक मर्द उसी लेवल पे ले सकता है। इसीलिए जब हम पेन स्कोर करते हैं, पेन को आज तक दुनिया में कोई ऐसा आला नहीं बना जो कि किसी की दर्द को मेजर कर सके। सिर्फ हम आपसे पूछ सकते हैं भाई दर्द कितनी है, आप ही बताएंगे कि दर्द है या दर्द नहीं है। हमारे पास दर्द को गेज करने का सिर्फ एक तरीका है जिसको हम विजुअल एनालॉग स्कोर कहते हैं। बस मैं आपसे बता दूंगा भी लाल वाली सबसे ज़्यादा दर्द है, वाइट वाली बिल्कुल दर्द नहीं है, ग्रीन और येलो जो कम दर्द हैं, आपको कौन सी है? तो उसी टीका लगने की जो दर्द एक मेल में होती है वो शायद ग्रीन हो, और उसी टीका लगने की दर्द फीमेल वो कहे जी मुझे तो रेड वाली पेन है। सो पेन थ्रेशोल्ड का फर्क है, डिफरेंट, यानी वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें मुसलसल पेन हो रही है कमर दर्द में, फौरी अगर हमने उसे निजात हासिल करनी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि ये देखें कमर के कौन से हिस्से में दर्द है, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द है, कमर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है। जो चीज़ कॉमन है वो रेस्ट है।
अपनी बॉडी को रेस्ट दें, उस एंगल से परहेज़ करें जिस एंगल में जाके आपको दर्द होती है, और बार बार ये कोशिश ना करें चेक करने की कि मेरी दर्द ठीक हुई है कि नहीं हुई। और बाज़ औक़ात लोगों को आदत होती है वो उस दर्द में वो काम किए जाते हैं कि देखते हैं कि कितनी दर्द होती है, ये काम नहीं करना चाहिए। वैसे ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या वजूहात क्या है? क्या ख़वातीन ऐसा, जैसे आपने बताया कि ख़वातीन रेस्ट करती हैं, काम नहीं करती हैं, क्या इसकी वजह से भी हड्डियों के मसाइल पैदा हो जाते हैं? कुछ ख़वातीन तो होती हैं जैसे वर्किंग वूमेन है, और कुछ लाइक आप कह सकते हैं शादी के बाद बच्चे हैं, फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल हड्डियों के जो मसाइल हैं वो उन्हें रहते ही हैं। और जनाब एक चीज़ क्लियर करें, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ख़वातीन काम नहीं करती और रेस्ट करती हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि घर ख़वातीन नॉर्मली मर्दों की यही शिकायत, मैंने नहीं कहा कि मैंने ख़वातीन काम नहीं करती, बैठी रहती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ख़वातीन की जो प्रॉपर एक्सरसाइज है ना, एक्सपोजर वो नहीं है। अच्छा, अगर हम किसी खातून के साथ मीटर लगा लेना कि वो चलती है कितने दिन में, तो हो सकता है वो आम बंदे से ज़्यादा ही चलती हो घर के अंदर, लेकिन सिर्फ होता ये कि वो प्रॉपर नहीं चलती। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो काम उस एक्सरसाइज में नहीं आता, एक्सरसाइज वो अलग से करें। बिल्कुल आप ठीक है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ एक्सर्शन में आती है, वो काम या एक्सरसाइज में नहीं आती। एक्सरसाइज एक डिफरेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज एक बात याद रखिएगा, एक्सरसाइज बिल्कुल नमाज की तरह से है। जिस तरह आप चलते फिरते काम करते नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने के लिए चाहे आप 5 मिनट के लिए सही आपके किसी कोने में खड़े होके नियत करके नमाज पढ़नी पड़ती है। इसकी तरह जो वॉक होती है वो आपको नियत करके जब आप वॉक करेंगे तो वो वॉक होगी। बाकी सारी फिजिकल एक्सर्शन है, क्योंकि आपका जहन किसी और तरफ होता है, काम कोई और चल रहा होता है, तो जब हम कर रहे होते हैं वो बेसिकली थकावट है जी। तो उसको फ़ायदा कर लेना है, चाहे 10 मिनट के लिए सही, चाहे छत पे सही, गली में सही, टीवी लाउंज में सही, वॉक ज़रूर करें, इससे आपकी दर्दों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और रमज़ान में हमें आप कैसे देखते हैं कि हमें इफ्तारी में और सहरी में क्या रूटीन होनी चाहिए, क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए? डाइट प्लान की सिर्फ एक की है, दो चंद चीज़ें जिनसे परहेज़ करना है। जो भी डीप फ्राइड चीज़ है, जो भी तली हुई चीज़ है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, चाहे उसका नाम कुछ भी है। उसके अलावा जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो कोला ड्रिंक्स हैं, ये किसी सूरत में किसी भी हालत में ये ठीक नहीं है। ये जब हम दूध सोडे बना के पीते हैं, अगर आप सिर्फ दूध ही पी लें तो भी बहुत बेहतर है। जिसमें जितनी ज़्यादा चीनी डालते जाएंगे, चाहे वो किसी भी नाम से आती है, वो चीनी आपकी शुगर को भी, आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को भी, आपके पेट को भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। तो जितना हम अपने आप को सादा रखेंगे, बीइंग ए डॉक्टर एंड बीइंग ए पेन फिजिशियन, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप अपने आप को सादा रखेंगे, सादा पानी से इफ्तार करें, अपने साथ खजूर रखें और उसके बाद हल्की सी ग़िज़ा लें, हल्का सा खाना खा लें, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो सहरी के वक्त हम हैवी जो खुराक लेते हैं, जो चीज़ें तली हुई चीज़ें लेते हैं, जो ये पाए खाते हैं, जो बोंग खाते हैं, जो निहारियाँ खाते हैं, नान खाते हैं, पराठे लेते हैं, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली ना आपका वज़न को कंट्रोल में रहने देती हैं, ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहने देती है, और ना शुगर को कंट्रोल में रहने देती है। और पानी आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए, ख़ासतौर पर हड्डियों के लिए? पानी तो वाइटल है, पानी तो ज़िंदगी है। पानी का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना कम है। मगरिब की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक, जब तक आप जाग रहे हैं, आपके पास आपके इर्द पानी का गिलास मौजूद होना चाहिए। पानी आप पीते रहें, उससे आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, आपके पट्टे भी ठीक रहेंगे, जोड़ भी ठीक रहेंगे, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, और अगले दिन का जो रोज़ा है वो आपका बहुत खुशगवार गुजरेगा। जी बिल्कुल। ऐसे ख़वातीन में ये भी होता है कि पाँव सुन हो जाते हैं, बॉडी आपकी जैसे सो जाती है, तो इसके पीछे क्या वजूहात होते हैं, क्यों इस तरह से नॉर्मली होता है? उसमें फिर एक्सर्शन आ जाती है, मसल वीकनेस आ जाती है, बाज़ वाइटामिन से उनकी कमी आ जाती है। उसके बाद हम जो पाँव सुन होने की एक वजह, हमारी डिस्क अगर अपनी जगह पे नहीं है, वो स्लिप कर गई है, उससे वजह से हो सकती है। पट्टों का खिंचाव है, उसकी वजह से हो सकती है। तो ये ब्लड की कमी की वजह से भी होता है? ब्लड की हीमोग्लोबिन, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं समटाइम, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, ये वो चीज़ें जो मुख्तलिफ किस्म के अपने असरात ज़ाहिर करती हैं, जिनमें एक पट्टों का खिंचाव है, जिनमें एक सुनपन है, जिनमें थकावट है, जिसमें ओवरऑल मसल बॉडी वीक्स एंड पेन्स है। जैसे ख़वातीन की अक्सरियत है वो अपने आप को प्रेजेंट हमारे पास आती हैं कमर के दर्द के साथ, और ख़ास तौर पे वो दर्द जो कमर के ऊपर वाले हिस्से में होता है, इसके साथ बहुत सारी ख़वातीन, ये गर्दन के जो बिल्कुल पास करीब होता है, मिड में जाके पेन होती है ये। अच्छा, इस दर्द को हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। ये दर्द ना तो किसी अल्ट्रासाउंड में, ना एमआरआई में, ना सीटी स्कैन में, ना किसी टेस्ट में आता है, लेकिन अक्सर ख़वातीन को ये दर्द बड़ी शिद्दत से होता है, और वो इतनी शिद्दत से होता है कि वो जो भी काम कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस जॉब है,
चाहे वो घर का कोई काम है या कोई टीचिंग है या कुछ और है, उससे उनकी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं रहती, पेन इधर रहती है और आपसे सीधा बैठना, बात करनी, काम करना मुश्किल होता जाता है। अच्छा, इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसका हम ये देखते हैं, हम इसका करते हैं अल्ट्रासाउंड करके हम ये देखते हैं कि जहाँ से दर्द जनरेट होती है उस जगह को ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहाँ से आपको दर्द निकल रही है, तो हम उसको पिन पॉइंट करते हैं। उसके ऊपर हम एक छोटी सी इंसुलिन जिससे लगती है, उसके ऊपर हम एक ओजोन होती है, ऑक्सीजन, वो लगाते हैं, वो जगह ठीक हो जाएगी तो दर्दें बेहतर हो जाएंगी। सो ये याद रखिए, ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं। अगर आपकी खुराक ठीक है, आपकी नींद ठीक है, आपका वाटर लेवल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर लेवल ठीक है, इसके बाद भी अगर दर्द हैं तो हम उसको बीइंग ए पेन पर्सन ट्रीट कर सकते हैं। दर्द में मुब्तला रहने की ज़रूरत कोई नहीं, किसी अच्छे पेन फिजिशियन के पास जाएं, वो आप डायग्नोज करेंगे, इसको ट्रीट कर देंगे। वैसे फिजियोथेरेपी का आप क्या देखते हैं कि क्या ये कितनी ज़रूरी है, ये हमें करवानी चाहिए, और ये किस तरह से फिजियोथेरेपी के किस तरह से की जाती है? जी, फिजियोथेरेपी के तो अपने रोल्स हैं। ये जो हमारे जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी का मकसद मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप कुछ देर फिजियोथेरेपी कराएं, उसके बाद उनसे बेसिक एक्सरसाइजेज सीख लें, ताकि घर में अगर आप मौजूद हों, जब जिस मौके पे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे या वो आपके पास नहीं आ रहे, उस दौरान आप खुद भी एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपके जो मसल्स हैं उनकी सर्कुलेशन और उनकी मूवमेंट दोनों बरकरार हैं, तो उससे आपके मसल्स मजबूत भी होंगे और दर्दें भी कम होंगी। अल्टीमेटली जो आपको मेहनत खुद पे अपनी ज़ात पे खुद ही करना होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल अल्टीमेटली आपको खुद ही करना होती है। वो तो जिसके ज़रिए फिजियोथेरेपी लगाएंगे वो तो काम करके अपना टाइम जो भी उनका साइन टाइम उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने आप की मूवमेंट को बहाल नहीं करते, दोबारा मूव नहीं करते, कोशिश खुद से नहीं करते, तो फिर दर्दें ठीक होनी बहुत मुश्किल होंगी। और ये भी कहा जाता है कि बॉडी में मसाज करवाना चाहिए, ये लगता है आपको कि ज़रूरी है? जी, कोई हर्ज नहीं है। मसाज एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है अगर प्रॉपर किया जाए। वो जो मसाज करे उसको पता हो मैंने क्या करना है। ये ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, जॉइंट की मूवमेंट्स के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए, ये तमाम ये बेहतरीन चीज़ है। उसका कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है। और नॉर्मली हमें ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे दो ज़रूरी काम कर सकते हैं। एक तो वॉक करें, जब आपको मौका मिले, किसी महंगे जिम में जाने की, कोई लंबे चौड़े किसी ट्रैक में जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 25 से लेके 45 मिनट के दौरान आपको दिन में एक दफ़ा ज़रूर वॉक करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी सारी जो बॉडी है, उसके जिस्म के जितने भी पट्टे हैं, जितने भी जोड़ हैं, उनकी अक्सरियत अपने काम में आ जाएगी। नंबर 2, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी के पहचानने के 2-3 तरीके हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि मुझे पानी कितना चाहिए। मसलन एक बंदा जो सारा दिन घर में बैठा है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट और है, और एक वो बंदा जो सारे दिन धूप में काम करता रहे उसकी पानी की रिक्वायरमेंट और है। उसको पहचानने के कैसे? उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले अपने यूरिन के कलर पे नज़र रखें। अगर वो येलो है, वो गाढ़ा है और उसकी अमाउंट कम है, इसका मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी है। यूरिन का जो कलर है वो बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए। अगर उसके कलर में चेंज है, यानी वो गाढ़ा है, थोड़ा है और येलो है, इसका मतलब हमें पानी पीने की ज़रूरत है। वो पानी लीटर्स में भी हो सकता है और वो पानी गिलासों में भी हो सकता है। जी, और बूढ़े अफराद खास तौर पर, उनको आपको क्या रिकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप कि उन्हें किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? और आपको पता है 50 या 60 प्लस जितने भी अफराद हैं उनमें हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा, घुटनों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उन्हें अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो हमारे घरों की रौनक है, उनके बगैर घर मुकम्मल नहीं है। लेकिन आप ये बात याद रखिए, हर बुज़ुर्ग की ख्वाहिश ही होती है और हर बुज़ुर्ग की दुआ ही होती है कि अल्लाह मुझे चलता फिरता रखे और जब मैं जाऊँ तो मैं चलता फिरता यहाँ आपसे जाऊँ। आप किसी बुज़ुर्ग से बात कर लें। हमारी उन पर रिक्वेस्ट ये होती है कि 2-3 चीज़ें ध्यान में रखें। जब एज आपकी 60 साल से ज़्यादा होती है तो आपका वेट कंट्रोल में होना चाहिए। वज़न ज़्यादा होगा तो सारे का सारा जो बोझ है वो घुटनों पे पड़ेगा। इसलिए हमारी वो ख़वातीन, हमारी वो बहनें जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन उनका वज़न ज़्यादा है, उनके घुटनों पे सारा वज़न पड़ता है, उनके घुटनों में दर्दें ज़्यादा होती हैं, उनके घुटनों की स्पेस कम होनी शुरू हो जाती है और फिर वो नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। ये बात यहाँ तक आ जाती है। लेकिन सिर्फ अगर अपने मूवमेंट को कंट्रोल में रखें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहें
उनके ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रहे। ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो बार बार मैं रिपीट इनको करता फॉलो हूं, करना बहुत सिर्फ ज़रूरी है। उनको फॉलो कर लें तो उनके दर्दें भी ठीक रहेंगी, उनके जोड़ भी ठीक रहेंगे, वो चलते फिरते भी रहेंगे और एक हेल्दी लाइफ भी गुजार सकते हैं। अपनी ज़िंदगी इनकी बहुत बेहतर गुजार और बहुत सी तकलीफों से बच भी सकते हैं। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके वक्त का, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह के बाद।